प्रेस्टिजियस साइका एकेडमी, जो एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स और आर्ट्स में अपनी एक्सीलेंस के लिए जानी जाती है। वहाँ एक नया स्टूडेंट आता है जिसका नाम है यू अयासे, लेकिन स्कूल की टॉप लेवल रेपुटेशन के अपोजिट यू एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा नहीं उतरता। एक टेस्ट के दौरान उसे आसानी से गिरा दिया जाता है और स्टूडेंट्स के बीच ये बातें चलने लगती है कि क्या वो सच में इस स्कूल के काबिल है, खासकर क्योंकि वो लेजेंडरी सुबारू का बेटा है जो खुद एक फॉर्मर स्टूडेंट रह चुकी है और सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट्रेस ही नहीं थी बल्कि हर फील्ड में माहिर थी। अपनी माँ की लेगेसी के बावजूद यू खुद मानता है कि वो उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लड़ने की कोशिशें इतनी कमजोर होती हैं कि सब उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब उसका अपोनेंट उस पर पीछे से वार करने की कोशिश करता है तब नीको नाम की एक लड़की बीच में आकर उस अटैक को तुरंत रोक देती है और ऐसी नीच हरकत को कंडेम करती है। थोड़ी देर बाद दो और लड़कियां आती हैं, मीवा जो एक ब्रिलियंट शोगी प्लेयर है और काजुकी जो एक रुकी एक्ट्रेस और मॉडल है। नीको के साथ मिलकर ये तीनों स्कूल के इलीट ग्रुप के नाम से जानी जाती हैं, द थ्री रॉयल्स। काजुकी यू की काबिलियत पर सवाल उठाती है कि क्या वो इस स्कूल में होने के लायक है। यू शांति से समझाता है कि उसने स्पेशल टैलेंट स्ट्रीम से अप्लाई नहीं किया था बल्कि जनरल एजुकेशन सेक्शन के थ्रू आया था। ये बात सुन के सब लोग हैरान रह जाते हैं। फिर भी हारने की सजा के रूप में लड़कियां उसे स्कूल के डोजो की सफाई करने को कहती हैं। चाहे वो उदास था, लेकिन यू ने पूरे ईमानदारी से काम पूरा किया, सब कुछ चकाचक साफ कर दिया। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि कैसे वो हमेशा अपनी माँ के साये में जीता था, हर फील्ड में अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी कभी कुछ जम नहीं पाया। उसके असली दोस्त बहुत कम थे और माँ की मौत ने उसकी जिंदगी में एक खालीपन छोड़ दिया। उसकी माँ की डायरी की एंट्री में सिर्फ एक तमन्ना लिखी थी, यू का एक खुशहाल परिवार होना। अपनी माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए यू मिका दोनों रेजिडेंस पहुंचता है, लेकिन उस जगह की शान और शौकत देखकर वो हैरान रह जाता है। एक गलतफहमी के कारण उस पर नीको हमला कर देती है जो अभी अभी शावर से निकल कर आई होती है। तभी दो और बहनें वहां पहुंच जाती हैं और उन्हें एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लेती हैं और फिर शुरू होता है हंगामा। असली ट्विस्ट, ये तीनों बहनें नीको, मीवा और काजुकी मिका दोनों की बेटियां हैं और अब यू को इनके साथ एक परिवार के रूप में रहना है। ये अजीब सी सिचुएशन सबको शॉक कर देती है। तीनों बहनें क्लियरली अनकंफर्टेबल होती हैं अपना घर यू के साथ शेयर करने में और यू भी खुद को बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस फील करता है। टेंशन तब और बढ़ जाती है जब वो गलती से एक अंडरवेयर पर पैर रख देता है, जिसकी वजह से एक ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट होता है। घर काफी बिखरा हुआ होता है। अपनी इलीट इमेज के बावजूद बहनें घर के काम संभाल ही नहीं पाती और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है। बिना किसी शिकायत के यू आगे बढ़ता है और पूरे घर को अच्छी तरह साफ करता है, जिससे लड़कियां फिर से हैरान हो जाती हैं। नीको को समझ आता है कि दोजो को भी यू ने ही साफ किया था और वो शर्माने लगती है। चुपचाप इम्प्रेस होकर बहनें एक मीटिंग करती हैं और तय करती हैं कि शायद यू इतना आम लड़का नहीं है। अगली सुबह जब यू सोचता है कि आज छुट्टी का दिन है, तभी वो देखता है कि लड़कियां अपने अपने कामों में बिजी हैं। नीको अपने दोजो में ट्रेनिंग कर रही होती है, मीवा खुद के साथ शोगी खेल रही होती है और काजुकी अपना हमेशा वाला वेजिटेबल ड्रिंक पी रही होती है। यू नोटिस करता है कि इनमें से किसी ने भी नाश्ता नहीं किया, चाहे उन्होंने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया हो। फिर भी यू चुपचाप अपने लिए खाना बनाता है, सोचता हुआ कि वो हमेशा अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाना चाहता था, एक ऐसी चीज जो वो कभी एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। जैसे ही नीको को खाने की खुशबू आती है, वो खुद को रोकती है, लेकिन क्लियरली टेम्पटेड दिख रही होती है। यू समझ जाता है कि हर एक लड़की अपने सपनों के पीछे भागने के लिए एक हाईली डिसिप्लिन लाइफ जी रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी उसकी माँ जीती थी। ये सोचकर उसे एहसास होता है कि वो अपनी माँ से कितना दूर हो गया था और अब उसे इतना अफसोस होता है। जैसे ही लड़कियां निकलने वाली होती हैं, यू कैजुअली उन्हें बोलता है, हैव अ गुड डे। तीनों बहनें ये जेस्चर एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और वो क्लियरली थोड़ा हिल जाती हैं। चाहे वो इरिटेट होने की एक्टिंग करे, लेकिन दिल के अंदर वो सिंपल सी बात उनके मन में रह जाती है। बाद में मिका दोनों यू को कॉल करता है और बताता है कि वो थोड़े टाइम के लिए दूर जा रहा है। वो यू से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बेटियों का ख्याल रखे और जब भी जरूरत हो तो उनकी मदद करे। एक बार फिर यू ओवरवेल्म फील करता है, रियलाइज करता है कि किसी तरीके से वो एक फैमिली का पार्ट बन रहा है, जैसे उसकी माँ चाहती थी। यू सोचता है कि इतनी टैलेंटेड लड़कियों को उस जैसे किसी की क्या जरूरत है। मिस्टर मीका दोनों समझाते हैं कि हर बेटी अपने अपने प्रेशर में है। काजुकी एक टफ ऑडिशन का सामना कर रही है, नीको नेशनल मार्शल आर्ट्स टाइटल के लिए ट्राई कर रही है और मीवा की शोगी चैंपियनशिप मैच
मैच आने वाली है। यू का काम उनका सपोर्ट करना, सिंपल या शायद नहीं। कपड़े धोते वक्त यू सोचता है कि वो कितना ऑर्डिनरी है, ना कोई टैलेंट ना कोई ब्रिलियंस। उसे पता है कि फेलियर कितना दर्दनाक हो सकता है, खासकर जब सब तुमसे सक्सेस की उम्मीद रखते हैं। वही दर्द उसे कुछ करने के लिए मजबूर करता है, तो वो मार्केट की तरफ निकल पड़ता है। डिसाइड करता है कि वो उनके साथ फूड के जरिए बॉन्ड करेगा। नीको घर आती है और यू को कुकिंग करते देख सरप्राइज हो जाती है। वो शक करती है और उसके साथ खाने से मना कर देती है, लेकिन जब वो देखती है कि यू थके बिना कुक बुक्स के पेजेस पलट रहा है तो उसे समझ आता है कि वो सीरियस है। मीवा भी रूम में आती है और यू उसे भी इनवाइट करता है। नीको स्कोफ करती है, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि बचपन में वो खुद फूड को लेके कितनी स्ट्रिक्ट थी, हमेशा साइंटिफिकली बैलेंस्ड मील्स खाती थी। उस रात थोड़ी देर बाद नीको चुपके से नीचे आती है और वहीं फ्रीज हो जाती है। यू ने उसके लिए एक परफेक्टली बैलेंस्ड एथलीट्स मील तैयार किया होता है। जब वो न्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन समझाता है और ये तक बताता है कि उसने एक डाइटिशियन से कंसल्ट किया था, तो नीको मान जाती है और खाने लगती है। यू खुशी से चमक उठता है। थोड़ी देर बाद मीवा भी क्यूरियोसिटी में आ जाती है और यू उसके लिए एक ब्रेन बूस्टिंग मील प्रेजेंट करता है। दोनों बहनें टेबल पर एक दूसरे को चिढ़ाना शुरू करती हैं, लेकिन तभी काजुकी आती है। यू उसके लिए एक ऐसा मील ऑफर करता है जो स्पेसिफिकली उसकी ग्लो और हेल्थ के लिए बनाया गया होता है। काजुकी ठंडे अंदाज में वहां से चली जाती है, ना सिर्फ यू को बल्कि उस फैमिली मोमेंट को भी रिजेक्ट कर देती है। यू का दिल टूट जाता है। नीको भी गुस्से में आ जाती है, लेकिन जब वो काजुकी का पोर्शन खाने लगती है, यू उसे रोकता है और कहता है कि उससे उसका डाइट बिगड़ जाएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं, काजुकी अब भी उसे इग्नोर करती रहती है। यू उसे बेहतर समझने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि स्कूल में उससे बात करने के चक्कर में खुद को एम्बैरस तक कर बैठता है, जिससे रूमर्स भी फैल जाते हैं। फिर वो नीको के डोजो जाता है, बहुत बेकार आइडिया। उसके टीममेट्स उस पर टूट पड़ने ही वाले होते हैं। यू भाग जाता है। फिर वो मीवा को ट्राई करता है। मीवा के क्लासमेट्स उसकी स्मार्टनेस की तारीफ करते हैं, लेकिन वो हमेशा अकेली होती है। यू उसे लंच के लिए इनवाइट करता है तो वो भाग जाती है। यू पूरे कैंपस में उसका पीछा करता है जब तक दोनों थक कर गिर नहीं जाते। फिर बात होती है। मीवा बताती है कि एक बार काजुकी ने उनकी मॉम से कहा था कि सिर्फ उसके लिए ही खाना बनाया जाए, काफी टाइम पहले। यू सोचता है क्या हो सकता है काजुकी भी वही कंफर्ट दोबारा चाहती हो। यू उस स्पेशल डिश को क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन काजुकी थकान के मारे बेहोश हो जाती है। यू उसके लिए पोरिज लाता है, लेकिन वो खाने से मना कर देती है। दिन बीतते हैं। हर मील जो यू भेजता है वापस आ जाता है, साथ में एक नोट के साथ, इसे ले जाओ। आखिर यू का पेशेंस टूट जाता है। वो गुस्से में उसके रूम में घुस जाता है और काजुकी दोबारा बेहोश होकर उस पर गिर जाती है। काजुकी को रिहर्सल्स में हेल्प करने के लिए यू ऑफर करता है कि वो उसका सीन पार्टनर बनेगा। उसका पहला अटेम्प्ट इतना बेकार होता है कि काजुकी उसे किक कर देती है, लेकिन यू हार नहीं मानता। हर रात ट्राई करता है बिना किसी सक्सेस के, लेकिन काजुकी नोटिस करती है। वो ओरिजिनल फिल्म देख रहा होता है, देर रात तक जाग रहा होता है और शोर्स के बाद भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। एक दिन यू एक लाइन इतनी खूबसूरती से परफॉर्म करता है कि वो खुद रो पड़ता है। काजुकी उसे स्टूपिड कहती है, लेकिन इस बार उसे रोकती नहीं। आखिर वो अपने ही तरीके से ये मान लेती है कि यू ने वाकई मेहनत की है और फिर वो तैयार होती है उसके हाथ का खाना खाने के लिए। लेकिन एक ट्विस्ट होता है। अपने ब्लैंकेट के नीचे छुपकर काजुकी धीरे धीरे उन सब चीजों की लिस्ट देती है जो वो खाने से मना करती है। इतने सब कुछ के बाद ये प्राउड और दूर रहने वाली स्टार बस एक पिकी ईटर निकलती है। यू का सफर उसके दिल तक पहुंचने के लिए फेल मील्स, बेकार एक्टिंग और इमोशनल ब्रूजेस से भरा था, लेकिन आखिरकार वो काम कर रहा है। उस सुबह कुछ अजीब होता है। काजुकी अपनी बहनों मीको और मीवा के साथ नाश्ता करती है और इस बार वो वाकई असली खाना खा रही होती है। यू वहाँ से गुजरता है और कैजुअली उसकी तारीफ करता है कि उसने अपना सूप खत्म कर लिया। काजुकी कूल बनने की कोशिश करती है और कहती है कि जब तक गाजर नहीं है तब तक सब ठीक है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि यू ने चुपके से गाजर को ग्रेट करके डाल दिया था। ये छोटा सा लेकिन दिल को छू लेने वाला पल देखकर यू अंदर ही अंदर संतुष्ट महसूस करता है। एक बार के लिए सब कुछ एक असली परिवार जैसा लगता है, लेकिन वो वार्म फीलिंग शाम तक धुंधली पड़ जाती है। एक एक करके बहनें मैसेज भेजती हैं कि वो डिनर के लिए घर नहीं आ पाएंगी। यू अपनी निराशा छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर उस पर छाई रहती है। वो अपने अकेले बचपन के बारे में सोचता है। एक ऐसी माँ ने पाला जो एक महान एक्ट्रेस थी, लेकिन हमेशा काम के सिलसिले में दूर रहती थी, जबकि उसका सपना था कि यू एक खुशहाल परिवार पाए। यू को अब लगता है कि उसे ये तक नहीं पता कि एक असली खुशहाल परिवार होता क्या है। तसल्ली की तलाश में वो एक पुराने ड्रामा की तरफ रुख करता है, जिसमें
जिसमें उसकी माँ ने एक प्यारी और केयरिंग माँ का रोल निभाया था। शो की सीधी सादी गर्माहट उसके दिल को छू जाती है और वो पूरी सीरीज एक साथ देख लेता है। शादी वाले सीन में उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तभी बहनें वापस आती हैं और उसे इमोशनल हालत में पाती हैं। मीवा हैरान होती है कि उसने पूरी सीरीज खत्म कर ली। काजुकी चुपचाप पहचान जाती है कि वो एक्ट्रेस यू की माँ है। उसका दर्द समझते हुए काजुकी नरमी से कहती है कि उसे अपना एक्सेप्टेंस पाने के लिए घर के काम करने की जरूरत नहीं है। मीवा भी इस बात से सहमत होती है और नी को मजाक में कह देती है कि यू तो बस एक फ्री लोडर है। यू अचानक चौंक जाता है और कहता है कि वो सच में उनके परिवार का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन बहनें उसकी बात को समझ नहीं पाती। नी को कहती है कि फैमिली का कॉन्सेप्ट तो वैसे भी ओवर हाइप्ड है, खासकर उन जैसे लोगों के लिए। पीछे मूवी का शादी वाला सीन चल रहा होता है, लेकिन यू के जज्बात समझने के बजाय लड़कियां गलत समझ बैठती हैं। उन्हें लगता है कि यू उनसे शादी करना चाहता है। गलत फहमी से अभी भी अनजान यू बात का रुख बदलता है और उनसे उनके बर्थडेज के बारे में पूछता है, ये जानने के लिए कि कौन बड़ी बहन होनी चाहिए। लेकिन लड़कियां इस बात को भी गलत समझ लेती हैं और शर्मिंदगी में गुस्से से वहां से निकल जाती हैं। एक बार फिर उसे फ्री लोडर कहकर चिढ़ाती हैं। बाद में नी को टॉवल में लिपटी हुई बाथरूम से बाहर निकलती है और यू से टकरा जाती है। यू सीधे दिल से कहता है कि उसे ठंड लग सकती है, इसीलिए संभल जाए। नी को शर्म से लाल हो जाती है और जल्दी से वहां से भाग जाती है। रास्ते में वो मीवा से टकरा जाती है, जो उसके लाल चेहरे को देखकर शक करने लगती है। थोड़ी देर बाद मीवा भी तब शर्मा जाती है जब लॉन्ड्री लेते वक्त उसका हाथ यू से छू जाता है। नी को उसे छेड़ती है, लेकिन छेड़ते छेड़ते ये कह जाती है कि उसे भी यू पसंद हो सकता है। ये सुनकर दोनों बहनों के बीच एक फनी झगड़ा शुरू हो जाता है और उस दौरान यू तो बिल्कुल ही अनजान होता है, शांति से लॉन्ड्री फोल्ड करता रहता है। काजुकी वहां आती है और दोनों बहनों को डांट लगाती है, लेकिन तभी वो खुद भी शर्मा जाती है जब यू उसका शुक्रिया अदा करता है। उसका रिएक्शन छुप नहीं पाता और तुरंत ही उसकी बहनें उसे छेड़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन यू तो अब भी कुछ नहीं समझ पाता। वो बस उनसे कहता है कि लड़ना बंद करें और फिर से अपने काम में लग जाता है। साफ सफाई करते वक्त यू को एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें तीनों बहनें छोटी बच्चियों के रूप में खुश नजर आ रही होती हैं। उनके मुस्कुराते चेहरे देखकर यू रुक जाता है। वो सोचता है कि ये फोटो किसने गिराई होगी और उसके दिल में एक गहरी चाहत जागती है कि वो उनकी जिंदगी में वो गर्माहट दोबारा ला सके। अगले दिन बहनें बताती हैं कि वो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के लिए शहर से बाहर जा रही हैं। यू के मन में फिर से दूरी बढ़ने का डर बैठ जाता है। छुपके से वो उनके डेस्टिनेशंस की रिसर्च करता है और उन सब के होटल्स एक दूसरे के पास ही बुक कर देता है। वो उनके लिए ड्रिंक्स और कंफर्ट आइटम्स भी तैयार करता है ताकि किसी भी तरह उनका हौसला बना रहे। सबसे पहले मीवा शिकायत करती है कि होटल का खाना बिल्कुल फीका होता है। यू मजाक में कहता है कि मीवा को उसकी कुकिंग याद आएगी। मीवा तुरंत मना कर देती है, लेकिन यू मुस्कुराते हुए वादा करता है कि जब वो लोग वापस आएंगे तो उनके लिए कुछ टेस्टी बनाएगा। कंपटीशन में मीवा अपना पहला मैच जीत जाती है, लेकिन उसकी मेंटर उसे चेतावनी देती है कि अगला राउंड काफी टफ होगा। उसी रात मीवा शहर में काजुकी और नीको को देख लेती है और तभी यू वहां नजर आता है, बैकपैक पहने मुस्कुराते हुए। तीनों बहनें हैरान रह जाती हैं उसे एक ही जगह देखकर। यू बताता है कि ये सब उसकी प्लानिंग थी, क्योंकि बहनें एक दूसरे से अपने इवेंट्स के बारे में बात तक नहीं कर रही थी, इसलिए उसने उनके शेड्यूल्स की रिसर्च की और उनके होटल्स एक दूसरे के पास बुक किए ताकि वो थोड़ा वक्त साथ बिता सकें। शुरू में लड़कियां थोड़ी कंफ्यूज्ड और थोड़ी चिढ़ जाती हैं, लेकिन तभी यू उन्हें बताता है कि उसी रात चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हो रहा है। यू उम्मीद करता है उस पुरानी तस्वीर जैसी एक याद को दोबारा जीने की, जिसमें तीनों बहनें इतनी खुश नजर आई थी। पहले तो लड़कियां थोड़ा सा ताना मारकर हंसी उड़ाती हैं, लेकिन तभी यू उन्हें एक बुकलेट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि कई मशहूर प्रोडिजीज ने आसपास के श्राइन विजिट किए थे गुड लक के लिए। साथ ही उस बुकलेट में टेस्टी फूड स्टॉल्स के फोटोज भी होते हैं जो लड़कियों का ध्यान खींच लेते हैं। इस बात ने नीको और मीवा का ध्यान खींच लिया। सबसे पहले काजुकी मान गई, उसे लगा ये सोशल मीडिया के लिए परफेक्ट कंटेंट होगा, पर उसने जोर दिया कि सब लोग प्रॉपर आउटफिट्स पहने। यू पहले से ही तैयार था, उसने एक किमोनो रेंटल शॉप भी ढूंढ रखी थी। शॉप पर काजुकी एक स्टाइलिश मोनोक्रोम किमोनो में कमाल लग रही होती है और मीवा एक ऐसे किमोनो में होती है जो प्यारे प्यारे बिल्ली के डिजाइन से भरा होता है, बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी जैसा। यू दोनों की तारीफ करता है, लेकिन नीको किमोनो पहनने से इनकार कर देती है। तभी यू नरमी से उससे कुछ नया ट्राई करने के लिए कह देता है। एक स्टाफ मेंबर उसे एक डेनिम किमोनो दिखाती है जो काफी स्टाइलिश होता है, लेकिन यू चुपके से एक हल्का गुलाबी किमोनो निकालता है जिसमें चेरी ब्लॉसम्स बने होते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से वही नीको पर सबसे ज्यादा सूट करेगा। उसकी बहनें थोड़ी शक भरी
नजर से देखती है क्योंकि वो किमोनो निको के यूजुअल स्टाइल से काफी अलग होता है, लेकिन आखिरी फैसला निको का होता है। लंबे इंतजार के बाद दरवाजा धीरे से खुलता है। निको बाहर आती है, हल्की गुलाबी किमोनो में, एक जेंटल सी हेयर स्टाइल के साथ। वो सबकी आंखों को अवॉइड करती है, यकीन में नहीं होती कि वो अच्छी लग रही है। उसे लगता है वो अजीब लग रही होगी, लेकिन सब चुप हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। फिर यू और तीनों बहनें फेस्टिवल पहुंचते हैं, लेकिन तुरंत ही काजुकी के आसपास फैंस का एक झुंड इकट्ठा हो जाता है। सब उसके एक्टिंग करियर की तारीफ कर रहे होते हैं। उसकी बहनें और यू एक तरफ चुपचाप खड़े रह जाते हैं। यू थोड़ा इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था ये मेला काजुकी के लिए अपनी बहनों के साथ दोबारा जुड़ने का एक मौका होगा, लेकिन जब वो देखता है कि काजुकी कितनी आराम से और प्यार से उस भीड़ में है, तो वो डिसाइड करता है कि बीच में नहीं आएगा। लेकिन भीड़ के बीच एक लड़की होती है जो क्लियरली फैन नहीं होती। वो गुस्से में है क्योंकि उसकी खुद की दोस्त भी काजुकी की फैन बन चुकी होती है। वो तैश में वहां से निकल जाती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसकी सैंडल टूट जाती है और वो लगभग गिर जाती है, पर काजुकी उसे ग्रेसफुली पकड़ लेती है। उस छोटे से पल में काजुकी का चार्म उस लड़की पर छा जाता है जो अब तक शक कर रही थी। सब फैंस सन्न रह जाते हैं और वो लड़की सब कुछ क्वेश्चन करने लगती है। जैसे ही काजुकी वहां से चलती है, यू अचानक उसे झाड़ियों के पीछे खींच लेता है। उसने काजुकी के लिए कुछ खाना लाया होता है, इस उम्मीद में कि वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह फेस्टिवल एंजॉय करे। काजुकी उसकी बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन यू उस दर्द को पॉइंट आउट करता है जो वो छुपा रही होती है। उसने नोटिस किया था कि काजुकी के पैर टाइट सैंडल्स की वजह से छिल गए हैं। काजुकी उसे मजाक में कहती है, तुम मेरे पैर घूर रहे थे क्या? लेकिन यू अपनी जगह बना रहता है, उसके जख्मों की देखभाल करता है और बैंडेज लगाता है। जब वो देखता है कि काजुकी के पैर कितने बुरी तरह से छिल गए हैं, स्पेशली जब उसने अभी किसी को उठाया भी था, वो उस पर गुस्सा करता है कि वो खुद को इतना पुश क्यों करती है। काजुकी कहती है, मुझे सबका प्रिंस बनना है, मैं किसी पर निर्भर नहीं रह सकती। लेकिन यू उसे याद दिलाता है, कभी कभी प्रिंस को भी किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। इस बार काजुकी चुपचाप अपना पैर आगे करती है। तभी दूसरी तरफ मीवा और निको गोल्डफिश गेम खेल रही होती हैं। थोड़ी देर बाद यू और काजुकी उनके पास वापस आते हैं, जहां काजुकी एक फनी सा मास्क पहनी होती है ताकि भीड़ में पहचानी ना जाए। ग्रुप दो टीम्स में डिवाइड हो जाता है, यू और काजुकी वर्सेस मीवा और निको। खेल के दौरान मीवा मजाक करती है, ये मास्क तो तुम पे सूट करता है काजुकी, तुम ज्यादा हैप्पी लग रही हो। बहनों के बीच कंपटीशन हिलेरियस लेवल तक चला जाता है और यू उनके पेस से बेयरली मैच कर पाता है। फिर चुपचाप वो वहां से निकल जाता है अपने अगले सरप्राइज की तैयारी करने के लिए। यू फेस्टिवल के सबसे खास चैलेंज की तरफ बढ़ता है, लोटस लीफ क्रॉसिंग चैलेंज। प्राइज है एक फोटो शाइन के गोल्डन गार्डियन स्टैचू के साथ, जो अनबीटेबल लक का सिंबल माना जाता है। यही एक याद है जो कभी तीनों बहनें मिलकर ट्रेजर करती थी। यू चाहता है कि वो ये प्राइज उनके लिए जीते, लेकिन गेम इजी नहीं होता। हर तरफ कंपेटिटर्स गिर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजर्स को याद आता है कि एक वक्त था जब तीन बहनें बिना किसी मुश्किल के ये चैलेंज पार कर गई थी। यू पूरी जान लगा देता है, बार बार फेल होता है और बारिश में भी भीग जाता है, लेकिन वो हार मानने से इनकार कर देता है। बहनों की पुरानी टीम वर्क याद करके वो एक आखिरी बार ट्राई करता है और इस बार पूरा तालाब क्रॉस कर जाता है और प्राइज भी जीत जाता है। जैसे ही इवेंट खत्म होने लगता है, यू को रियलाइज होता है कि फेस्टिवल भी एंड होने वाला है और उसे डर लगता है कि शायद वो उन बहनों के साथ ये खास पल शेयर करने का मौका खो चुका है। लेकिन तभी तीनों बहनें अम्ब्रेलास के साथ आती हैं मुस्कुराते हुए। वो उसे अश्योर करती हैं, हम कभी तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। काजुकी उसे उनका कंडक्टर कहकर बुलाती है और कहती है कि वो हमेशा उन्हें आगे ले जाता रहे। यू का दिल छू जाता है, वो शांत होकर बैठ जाता है और तभी तीनों लड़कियां एक साथ अपने अम्ब्रेलास उसके ऊपर कर देती हैं। वो तीनों मिलकर फैसला करते हैं एक छोटी सी गेम से, रॉक पेपर सीजर्स। आयरॉनिक बात ये होती है कि जो हारता है उसे यू के साथ चलने का मौका मिलता है, जो असल में सब सीक्रेटली चाहते हैं। नीको हार जाती है और यू के साथ चलती है, पूरी तरह शर्माई हुई और कंफ्यूज, क्योंकि उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा होता है कि वो खुद भी समझ नहीं पाती। थोड़ी देर बाद होटल में तीनों बहनें एक साथ बात का मजा लेती हैं। नीको अपने चेस्ट को पोक करती है, सॉफ्टली विश करती है कि काश वो थोड़ी और ग्रो हो जाए। बाकी बहनें ये देखकर मन ही मन उसका मजाक उड़ाती हैं, लेकिन मजा यही खत्म नहीं होता। जब वो सब बाहर निकलती हैं, तब उन्हें रियलाइज होता है कि यू ने अपने लिए तो कोई रूम
रूम बुक किया ही नहीं। यू मजाक में कहता है, लगता है आज सड़क पे सोना पड़ेगा, लेकिन बहनें तुरंत मना कर देती हैं और उसे अपने साथ रुकने का इनवाइट देती हैं। यू थोड़ा एम्बेरेस्ड फील करते हुए एक बाथरोब लेने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में हर एक लड़की के साथ उसका एक ट्रस्टेड और क्लोज मोमेंट भी हो जाता है। काजुकी शर्मा जाती है। मीवा तो टेंशन में लगभग फेंट होने वाली होती है और जब यू नीको की मदद करता है तो वो सिर्फ उसकी खुशबू से ही ओवरवेल्म हो जाती है। बाद में तीनों लड़कियां रात भर सो नहीं पाती। बाहर से तो कहती है कि एक्साइटमेंट की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उनका यू के लिए बढ़ता हुआ प्यार क्लियरली महसूस हो रहा होता है। उस रात यू उस फोटो के बारे में सोचता है जो उसने थोड़ी देर पहले ली थी, जहां तीनों बहनें खुल के हंस रही थी। आयरॉनिक बात यह थी कि वो तभी हंसी थी जब यू खुद गलती से और भी ज्यादा भीग गया था। जिस वजह से वो सच में हंसी थी, वही मोमेंट एक परफेक्ट मेमोरी बन गया। लेकिन जब यू पुरानी चाइल्डहुड फोटो चेक करता है तो वो फोटो वहां नहीं होती। उसकी जगह एक छोटी सी नोट होती है। ओरिजिनल ओनर ने फोटो वापस ले ली है, जो ये दिखाता है कि किसी ने उस ट्रिप को दिल से ट्रेजर किया है। उधर बहनें अभी भी जागी होती हैं और अपने दिन के बारे में सोच रही होती हैं। नीको सॉफ्टली बात करती है उस किमोनो के बारे में जो यू ने उसके लिए चुना था, वही वाला जो वो बचपन में बहुत पसंद करती थी टॉम बॉय बनने से पहले। काजुकी मान लेती है कि वो भूल गई थी कि खुद जैसा होना कितना मजेदार हो सकता है, ना कि एक एक्ट्रेस के रूप में। मीवा हंसी में कहती है कि वो अभी भी वही पुरानी गेम ऑब्सेस्ड लड़की है जिसे जीतने के लिए अपनी बहनों की जरूरत पड़ती है। तीनों एक रेयर और दिल से कनेक्टेड मोमेंट शेयर करती हैं, ये समझकर कि घर पर कैसे वो एक दूसरे से कितनी दूर हो चुकी थी। यू की वजह से तीनों बहनें एक बार फिर एक साथ आ पाई, चाहे सिर्फ एक रात के लिए ही सही। मीवा दोनों फोटोज पुरानी और नई को एक साथ हाथों में पकड़ती है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी प्यारी सी स्माइल आ जाती है। बहनों का फिर से एक साथ आना मुमकिन हो पाया सिर्फ और सिर्फ यू की वजह से। फेस्टिवल ट्रिप के बाद लड़कियां एक दूसरे के और करीब आ गई हैं जैसे असली बहनें, और ये बात यू का दिल वार्म कर देती है। उसे याद आता है अपना वादा कि वो उनके लिए एक स्पेशल डिनर बनाएगा। तो स्कूल के तुरंत बाद वो घर की तरफ दौड़ता है एक शानदार दावत बनाने के लिए एक्साइटेड होकर। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसे हैरानी होती है देखकर कि लड़कियां पहले से ही घर आ चुकी हैं, और उससे भी ज्यादा झटका तब लगता है जब वो एंट्रेंस पर 4 जोड़ी जूतों को देखता है। अंदर जाके वो देखता है कि लड़कियां चुपचाप खड़ी हैं एक आदमी के सामने। जब वो आदमी बोलना शुरू करता है यू तुरंत समझ जाता है कि ये उनके पिता हैं, मिस्टर मिकादोनो। यू तुरंत झुकता है और उनका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसे लड़कियों के साथ रहने दिया। मिस्टर मिकादोनो सुबारू के गुजर जाने का अफसोस व्यक्त करते हैं, लेकिन तुरंत बात यू पर ले आते हैं। कहते हैं कि सुबारू का टैलेंट उसके बेटे के थ्रू जिंदा रह सकता है अगर वो और मेहनत करे। अचानक यू को कुछ अजीब लगता है। लड़कियां अनयूजुअली चुप हैं। पता चलता है कि उनके पिता उनसे उनकी प्रोग्रेस के बारे में सवाल कर रहे थे। एक एक करके हर बेटी ठंडे अंदाज में रिपोर्ट करती है कि वो अपने अपने फील्ड में टॉप पर है। संतुष्ट होकर उनके पिता जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन यू उन्हें रोकता है और डिनर के लिए बुलाता है जो वो तैयार कर रहा है। मिस्टर मीका दोनों मना कर देते हैं। उन्हें वो मिल गया है जो वो लेने आए थे, लेकिन तभी उनकी नजर फेस्टिवल से लाए गए मास्क पर पड़ती है। यू खुशी खुशी बताता है कि सब मिलके गए थे बचपन की एक याद को दोबारा जीने के लिए और लक वाले श्राइन पर एक फोटो लेने के लिए। लेकिन खुश होने के बजाय उनके पिता का व्यवहार अचानक रूखा और गुस्सा भरा हो जाता है। वो यू की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटियों को सक्सेस के लिए लक की जरूरत नहीं है। फिर एक ठंडी सी मुस्कान के साथ वो यू को सुबारू की विरासत के लिए एक बे टैलेंट शर्मनाक कलंक कहते हैं और मास्क को 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। यू का कंधा जोर से पकड़कर वो कहते हैं कि इस घर में उस जैसे के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन इससे पहले कि यू को घर से निकाला जाए, लड़कियां आगे बढ़ती हैं। वो यू का बचाव करती हैं, चाहे उसके पास कोई बड़े अचीवमेंट्स या टैलेंट ना हो। उनका कहना है कि यू उनके घर की बैकबोन है, एक ऐसा इंसान जो बिना थके उनकी जिंदगी को संभालता है। मिस्टर मीका दोनों हैरान रह जाते हैं कि उनकी बेटियां उस लड़के का साथ दे रही हैं जिसे वो उनके लायक भी नहीं समझते। लेकिन लड़कियां अपने फैसले पर कायम रहती हैं। उन्हें यू की जरूरत है फोकस रहने के लिए और अपना बेस्ट देते रहने के लिए। उनकी बातों से प्रभावित होकर यू चुपचाप सब देख रहा होता है जब उनके पिता ने आखिरकार ना चाहते हुए भी उसे रुकने की इजाजत दे
दे दी, लेकिन एक साफ वार्निंग के साथ, लड़कियों को सिर्फ अपने टैलेंट पर ध्यान देना होगा और ऐसे बेकार डिस्ट्रैक्शंस जैसे फेस्टिवल्स पर वक्त बर्बाद करना बिल्कुल मना है। जैसे ही वो चले जाते हैं, यू खुशी खुशी लड़कियों को डिनर के लिए बुलाता है, लेकिन नीको धीरे से कहती है कि अब वो डिनर नहीं कर सकते। और इस तरह एक हफ्ते बाद यू खुद को एक बार फिर डिनर टेबल पर अकेला पाता है, वही पुरानी जगह जहाँ से सब शुरू हुआ था। अब उसे एहसास होता है लड़कियों का डरा देने वाला टैलेंट उनके पिता के कठोर प्रेशर का नतीजा है। लेकिन जो बात उसके दिल को छू जाती है वो ये है कि लड़कियों की आंखों में उनके पिता के सामने जो उदासी थी वो बहुत ज्यादा गहरी थी। इसी बीच लड़कियां लगातार ट्रेनिंग में लगी होती हैं, नीको मार्शल आर्ट्स में, काजुकी एक्टिंग में और मीवा शोगी में। लेकिन जैसे ही खाने का वक्त आता है, मीवा अचानक यू की बनाई हुई मीठी पुडिंग को याद करती है। वो उसे मिस करती है, वैसे ही जैसे बाकी दोनों बहनें मिस कर रही होती हैं। घर पर यू अभी भी उनके पिता के कड़वे शब्दों से परेशान है। उसका बस यही मकसद था कि वो बहनों को एक दूसरे के करीब लाए, जैसे एक असली परिवार होता है। अब उसे लगता है कि शायद वो हार गया, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि एक दिन वो एक खुशहाल परिवार खुद बना सकता है। तो यू तय करता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगली सुबह जब लड़कियां स्कूल के लिए निकलती हैं, नीको दरवाजे पर रुक जाती है। उसे यू का हमेशा वाला गुड लक कहना याद आता है। लंच के वक्त जब वो अपना यूजुअल प्रोटीन बार निकालती है, उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि ये कितना बोरिंग लगता है। नीको कैजुअली कहती है प्रोटीन ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जैसे ही वो अपना बैग खोलती है, उसमें एक खूबसूरत तरीके से पैक किया गया होममेड लंच बॉक्स होता है। दूसरी ओर काजुकी और मीवा को भी वही चीज मिलती है, यू के पैर से बनाए गए लंच बॉक्सेस। ये देखकर उनके दिल भर जाते हैं। उन्हें समझ आता है यू अब भी उनका ख्याल रखता है। स्कूल में यू क्लास में बेहाल सोया होता है, क्योंकि वो सुबह 4 बजे उठकर उनके लिए खाना बनाने लगा था। घर लौटकर जब वो खाली लंच बॉक्सेस देखता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उस शाम लड़कियां उसे बिठाकर एक जरूरी बात करने के लिए तैयार होती हैं। वो उससे कहती हैं अब वो तैयार हैं उसके लिए लड़ने को, बस एक शर्त पर कि यू उनकी डेली लाइफ का सपोर्ट बना रहे और उन्हें उनका बेस्ट देने में मदद करता रहे। यू अपनी खुशी छुपा नहीं पाता। अब उसे महसूस होता है कि लड़कियों ने उसे दिल से अपना लिया है। अगले दिन सुबह वो उन्हें उनके लंच बॉक्सेस देता है और मुस्कुराते हुए हैव अ गुड डे कहता है। लड़कियां घर से निकलती हैं वार्म स्माइल्स के साथ। रिहर्सल में काजुकी घबराते हुए एक लंबी बालों वाली विग पहनती है अपने पहले फीमेल रोल के लिए। कहीं और नीको के पुराने मेंटर का कॉल आता है जो कहता है कि वो उसका टूर्नामेंट देखेगा। मीवा एक शोगी ग्रैंड मास्टर के सामने बैठी होती है अपने अगले टाइटल की तरफ बढ़ती हुई। लेकिन जब तीनों घर लौटती हैं, सर पर प्रेशर का बोझ लिए उन्हें यू मिलता है जो प्यार से घर पर बना रहा होता है गर्मा गर्म उडॉन। यू का पैर फिसल जाता है और लड़कियां हंस पड़ती हैं। एक पल के लिए अपना सारा टेंशन भूल जाती हैं। वो उसके बनाए हुए पहले उड़ान को टेस्ट करती हैं और पाती हैं कि उसका टेस्ट बस ठीक ठाक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें ये पसंद आता है। पहली बार एवरेज होना सुकून देता है, एक ऐसी फीलिंग जो उनके पिता कभी समझ नहीं पाएंगे। थोड़ी देर बाद जब यू बर्तन धोने में लगा हुआ होता है, काजुकी उसके पास आती है और मदद करने का ऑफर करती है। यू हैरान रह जाता है, लेकिन काजुकी कहती है कि वो अपनी फेमिनिन साइड पर काम कर रही है। यू हल्की मुस्कान के साथ उसे याद दिलाता है घर के काम का कोई जेंडर नहीं होता। यू उससे उसके ऑडिशन के बारे में पूछता है। काजुकी मानती है कि वो थोड़ी नर्वस है, लेकिन कहती है कि जैसे ही वो घर आई और उसे देखा, उसका सारा टेंशन चला गया। वो मुस्कुराते हुए कहती है अब उसे पता है सब ठीक हो जाएगा। फिर काजुकी उसके हाथों पर लगे कट्स देखती है, हैरानी से कहती है मुझे लगा तुम तो एक ग्रेट कुक हो। लेकिन यू हंसकर कहता है टेस्ट टैलेंट से नहीं मेहनत से आता है। अचानक यू एक प्लेट गिरा देता है, लेकिन काजुकी के टूटी चीजों वाले इतिहास की वजह से उसने पहले से ही सारे बर्तन प्लास्टिक के कर दिए थे। जैसे ही वो बर्तन उठा कर ले जा रहा होता है, वो फिर से गिर जाता है और इस बार उसकी नाक से खून निकल आता है। काजुकी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो भी फिसल जाती है और दोनों गलती से एक इंटीमेट किस शेयर कर लेते हैं। काजुकी तुरंत उठ जाती है, पूरी तरह से घबराई हुई, जबकि यू बार बार माफी मांगता है, कहता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन उसकी हैरानी के लिए काजुकी शांत तरीके से हाँ में हाँ मिलाती है। हाँ ये एक एक्सीडेंट था, और बिना कुछ और कहे वहाँ से चली जाती है। यू मान लेता है कि काजुकी एक्टिंग के कारण किसिस के लिए यूज्ड टू है, उसके लिए ये बस एक नॉर्मल सीन जैसा होगा। लेकिन जो
बात वो नहीं जानता वो ये है कि काजुकी अंदर से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगले दिन नीको काजुकी से कहती है कि जरा वेदर चेक कर ले, लेकिन जैसे ही काजुकी टीवी ऑन करती है उसमें एक कपल को किस करते देखकर वो तुरंत टीवी बंद कर देती है। गाल लाल हो जाते हैं शर्मा के। थोड़ी देर बाद मीवा उसे चू की बनाई हुई पुडिंग ऑफर करती है। कहती है ये टेस्ट तो बिल्कुल एक ट्रू लव किस जैसा है। किस शब्द दोबारा सुनते ही काजुकी का पेशेंस टूट जाता है। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यू काजुकी के रूम के अंदर आता है किस के बारे में बात करने के लिए। वो माफी मांगता है और सजेस्ट करता है कि दोनों मान ले जैसे ये कभी हुआ ही नहीं। काजुकी पहले तो हाँ में हाँ मिलाती है, शांत नजर आती है, लेकिन जैसे ही यू वहाँ से चला जाता है उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसने कैसे कह दिया कि उस किस का कोई मतलब ही नहीं था। रिहर्सल के दौरान काजुकी अपने रोल के साथ जूझ रही होती है। उसके पिता ने कभी कहा था एक महान एक्टर को हर तरह के रोल निभाना आना चाहिए, लेकिन विग पहनने के बाद भी उसकी आवाज अब भी एक प्रिंस जैसी लगती है। वो अपनी को स्टार्स के नर्म लहजे और आंसू भरी आंखों को गौर से देखती है, उनका अंदाज समझने की कोशिश करती है ताकि उनकी तरह एक्ट कर सके। लेकिन जैसे ही स्टेज पर किस का सीन आता है काजुकी के दिमाग में यू के साथ हुआ वो किस फ्लैश हो जाता है। अंदर से झटका लगता है और वो पीछे हट जाती है। रिहर्सल जल्दी खत्म कर दी जाती है और उसकी कोच साफ कह देती है तुम्हारी पर्सनल लाइफ तुम्हारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही है। यही बात सुनकर काजुकी के दिमाग में एक आइडिया आता है। घर लौटकर काजुकी यू के पास आती है। वो उससे कहती है कि एक्टिंग में हेल्प के लिए वो स्टेमिना बूस्टिंग मिल्स बनाए और यू खुशी से झूम उठता है क्योंकि सब कुछ फिर से नॉर्मल लगने लगा है। लेकिन तभी काजुकी हल्की मुस्कान के साथ कहती है और हाँ संडे को मेरे साथ डेट पर चलना पड़ेगा। यू बिल्कुल चौंक जाता है, हक्का बक्का रह जाता है। यू सोचता है क्या उस किस ने ही उसके आसपास के सारे रिसेंट बदलाव शुरू किए। इसी बीच काजुकी की छोटी बहनें चुपके से सुन लेती है कि वो यू के साथ डेट का प्लान बना रही है और वो हैरान रह जाती है क्योंकि उनके हिसाब से यू बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है। लेकिन वो किसी से कुछ कहती नहीं, बस चुपचाप अपने रूम्स में चली जाती हैं। बाद में काजुकी यू को बताती है कि वो एक अपकमिंग ऑडिशन को लेकर नर्वस है जहां उसे एक हीरोइन का रोल प्ले करना है जो उसके लिए काफी अनफेमिलियर है। कैरेक्टर में सच में घुसने के लिए वो रियल लाइफ हीरोइन बनने का एक्सपीरियंस लेना चाहती है। यू उसका सपोर्ट करता है और सजेस्ट करता है कि वो दोनों डेट पर चलें ताकि वो खुद को एक हीरोइन की तरह महसूस कर सके। काजुकी शर्मा जाती है लेकिन उसे वार्न करती है कि वो उसके इंटेंशंस को गलत ना समझे। अगले दिन नीको को शक होता है कि यू कुछ छुपा रहा है और वो इरिटेट हो जाती है जब यू अपने संडे के प्लान्स के बारे में झूठ बोलता है। मीवा को उनकी बातचीत याद आती है जो उसने छुप के सुनी थी और उसके दिमाग में अजीबोगरीब सिनेरियोस घूमने लगते हैं। डिनर के टाइम माहौल ऑलरेडी टेंस होता है और तब और खराब हो जाता है जब काजुकी यू को एक टेलीपैथिक मैसेज भेजती है जो उसकी बहनें भी पिक कर लेती हैं। संडे को नीको और मीवा भेस बदल कर यू का पीछा करती हैं जब वो काजुकी का वेट कर रहा होता है जो अपने लड़कियों वाले आउटफिट में सबको स्टंट कर देती है। डेट की शुरुआत होती है काजुकी के रोल प्ले से जहां वो एक मूवी हीरोइन बनी होती है, लेकिन अपनी यूजुअल स्ट्रॉन्ग पर्सोना से बाहर आना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तब यू उसे एनकरेज करता है कि वो खुद को नेचुरली एंजॉय करे। एक्वेरियम में काजुकी इंस्टिंक्टिवली यू को एक डॉल्फिन के स्प्लैश से बचाती है जिससे उनका एक्सपेक्टेड हीरोइन प्रिंस रोल उल्टा हो जाता है। बहनें दूर से जेलस होकर सब देख रही होती हैं। अपनी पूरी कोशिश के बाद भी काजुकी बार बार अपनी डोमिनेंट साइड में स्लिप कर जाती है और उसे लगता है कि वो पूरा एक्सपीरियंस खराब कर रही है। बाद में जब एक आदमी काजुकी को स्काउट करने की कोशिश करता है तब यू वापस आता है और हिम्मत से उसको डिफेंड करता है। इवन ये तक कह देता है कि वो उससे शादी करेगा और उनके प्यारे बच्चे होंगे। ये बात दोनों को एम्बेरस कर देती है, लेकिन काजुकी अंदर से काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि अब वो क्लियरली उसके लिए फीलिंग्स डेवलप कर रही है। डेट सिनेमा तक कंटिन्यू करती है जहां वो एक मूवी देखते हैं जिसमें काजुकी की सीनियर एक्ट्रेस होती है जो काजुकी की तरह ही फेमिनिन दिखने में स्ट्रगल करती है। दूसरे लोगों को उस परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज करते हुए सुनना काजुकी के अंदर पुराने फेलियर्स का ट्रॉमा वापस ले आता है, खासकर उसके फादर की तरफ से मिलने वाली निराशा का। उसका मूड चेयर अप करने के लिए यू उसे एक फेरिस व्हील राइड पर ले जाता है। थोड़ी नर्वस होने के बाद भी काजुकी उसके साथ चली जाती है और अपने परफेक्शनिस्ट माइंडसेट के बारे में सोचती है। जब यू थोड़ा ऑकवर्ड तरीके से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है तो सरप्राइजिंगली काजुकी को उससे कंफर्ट मिलता है। फिर यू उसे उनकी डेट की कुछ फोटोज दिखाता है, कैंडिड इम्परफेक्ट मोमेंट्स जहां काजुकी फिर भी खूबसूरत लग रही थी। यू उसे याद दिलाता है कि परफेक्ट होने की जरूरत
जरूरत नहीं है प्यार पाने के लिए। यू की बातों से इमोशनल होकर काजुकी आखिरकार अपने फ्लॉस को एक्सेप्ट कर लेती है और खुद जैसे है वैसे ही रहकर एक सुकून महसूस करती है। बहनें ये देखकर स्टन रह जाती हैं कि दोनों कितने क्लोज हो गए हैं। काजुकी यू के कान में धीरे से ये भी बोलती है कि वो पहला किस उसका फर्स्ट था जो वो कभी भूल नहीं पाएगी, और फिर रिहर्सल के लिए चली जाती है। घर लौटने पर यू का बहनें वार्मली वेलकम करती हैं, लेकिन दिल ही दिल में ये चाहती हैं कि यू उनके साथ भी वैसे ही प्यार और अटेंशन से पेश आए। आखिर वो उनका भी तो सपोर्टर है। कुछ दिनों बाद यू और लड़कियां स्कूल की तरफ निकलती हैं। काजुकी और मीवा जैसे जीनियस आराम से चल रही होती हैं, जबकि यू और नीको जैसे बेवकूफ एग्जाम से पहले लास्ट मिनट पढ़ाई में लगे होते हैं। काजुकी उनका मजाक उड़ा रही होती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि यू नीको के पास झुक कर नोट्स एक्सचेंज कर रहा है, वो और मीवा दोनों जेलस हो जाती हैं। सोचती हैं काश वो भी बेवकूफ होती। अचानक एक आदमी यू को टक्कर मारता हुआ जाता है और एक औरत चीख कर कहती है चोर। यू अपने अंदर का मेन कैरेक्टर जगाते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन बेचारा विंप लगने लगता है। नीको कूद कर बीच में आ जाती है, लेकिन चोर भी एक मार्शल आर्टिस्ट निकलता है। यू को चिंता होती है कि कहीं नीको को चोट न लग जाए, पर काजुकी उसे तसल्ली देती है और वैसे ही होता है। नीको चोर को गिरा देती है और चुराया हुआ बैग वापस ले लेती है। सब चीयर करने लगते हैं, लेकिन जब नीको देखती है कि उस औरत को आसपास के लड़कों से अटेंशन मिल रहा है, तो उसके अंदर थोड़ी जेलसी जाग जाती है। वो अपनी चोट छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन यू देख लेता है और उसकी जिद के बावजूद उसका ख्याल रखता है, जिससे नीको शर्मा जाती है। चोर फिर से भाग जाता है, लेकिन तुरंत ही रुक जाता है जब तात्सुमी, जो एक दूसरे स्कूल के ग्रुप का हैंडसम लीडर है, उसे रोक देता है। लोग उसे पहचान लेते हैं कि वो एक नेशनल चैंपियन है। बहनें उसे एक पुराने दोस्त के रूप में पहचानती हैं। नीको उसे सेनपाई कहकर बुलाती है, जो यू को हैरान कर देता है। तात्सुमी आराम से कहता है कि वो नीको के लिए यहाँ आया है। बाद में तात्सुमी और उसका क्रू एक हफ्ते के ट्रेनिंग के लिए नीको के डोजो में आ जाता है। तात्सुमी को नीको से फ्लर्ट करते देख यू भी वहीं रुकने की जिद करता है। वाइस कैप्टन बताता है कि नीको और तात्सुमी का पहला डोजो एक ही था, लेकिन साथ ही ये भी वार्निंग देता है कि तात्सुमी बुरी खबर है। उसकी अच्छी शक्ल लड़कियों को पतंगों की तरह अपनी तरफ खींच लेती है। नीको तात्सुमी को पुराने दिनों की तरह एक स्पार्क के लिए चैलेंज करती है। पहले तो वो हिचकिचाता है, लेकिन मान जाता है। नीको पूरी मेहनत से लड़ती है, लेकिन तात्सुमी बिना किसी मुश्किल के जीत जाता है, जो सबको हैरान कर देता है। यू नीको को रीमैच मांगने से रोकता है और तात्सुमी को डांटता है कि उसने पूरा जोर क्यों लगाया। तात्सुमी हैरान होता है, ये छोटा सा ट्वर्प कौन है। बाद में नीको यू को बताती है कि एक बार तात्सुमी ने उसे उन लड़कों से बचाया था जो ट्रेनिंग में उससे हारने के बाद जेलस हो गए थे। तब से उसके दिल में तात्सुमी के लिए लगाव आ गया। तात्सुमी आता है, उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वो चाहता है नीको उसका क्रू ज्वाइन करे। जब तात्सुमी को याद दिलाया जाता है कि उसका स्कूल सिर्फ लड़कों का है, तो वो बताता है कि अब वो को एजुकेशन हो गया है, और ये भी कह देता है कि वो पहले ही उसके पिता से बात कर चुका है। अगर नीको सच में स्ट्रांग बनना चाहती है तो उसे अपना पैथेटिक क्रू छोड़ना पड़ेगा। नीको की टीम गुस्से से भर जाती है, लेकिन तात्सुमी के शब्द चुपते हैं। उन्हें पता है कि नीको ही हमेशा उनका बोझ उठा रही थी। भारी दिल से वो नीको से कहते हैं कि वो चली जाए। घर जाते हुए यू पूछता है कि वो कैसा महसूस कर रही है। नीको मान लेती है कि वो स्कूल एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए परफेक्ट है, डाइट, शेफ्स, एथलीट फैसिलिटीज, लेकिन पहले की तरह अब उसे अपनी बहनों और यू को छोड़ने का मन नहीं हो रहा। कमजोर पल में वो यू से कहती है कि वो चाहती है कि वो साथ रहें। यू कुछ कह पाए उससे पहले उसका क्रू आ जाता है और कह देता है कि वो भी उसके साथ ही रहना चाहता है। डिनर पर काजुकी उसे अपना महंगा शैम्पू इस्तेमाल करने की इजाजत देती है और मीवा अपना फेवरेट खाना शेयर करती है। यू समझाता है कि वो इसलिए इतना अच्छा बिहेव कर रही हैं ताकि नीको उन्हें छोड़कर ना जाए। नीको दिल से खुश होती है, लेकिन फिर भी यू के जज्बात के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन नीको तात्सुमी को कह देती है कि वो उसके साथ नहीं जाएगी। नीको का क्रू खुशी से चीयर करता है, लेकिन तात्सुमी गुस्से में आ जाता है। नीको जोर देकर कहती है कि महानता तक पहुंचने का एक और रास्ता भी होता है। तात्सुमी उसका मजाक उड़ाता है कि वो सॉफ्ट हो गई है, जिससे नीको शर्मा जाती है क्योंकि उसके दिमाग में उसकी बहनें और यू आ जाते हैं। तात्सुमी इल्जाम लगाता है कि उसने एक नॉर्मल बोरिंग जिंदगी चुन ली है। अचानक यू एक लॉकर से निकलकर तात्सुमी को डुएल का चैलेंज देता है। जो जीतेगा वो नीको को अपने स्कूल में रखेगा। यू अनाउंस करता है कि वो नीको के साथ रहना चाहता है और जीतने के लिए कुछ भी करेगा। नीको शर्मा जाती है, जबकि बाकी सब घबरा
घबरा जाते हैं। वाइस कैप्टन याद दिलाता है कि यू सुबारू का बेटा है। तात्सुमी थोड़ा घबराता है पर फिर भी कॉन्फिडेंट होता है। घर पर निको यू को ट्रेनिंग देती है। वो उसे स्टेपिंग सिखाती है लेकिन यू तो डांस करना शुरू कर देता है। निको उसे तात्सुमी के खतरनाक किक्स के बारे में वार्निंग देती है। यू आगे बढ़कर अटैक करता है लेकिन घबरा जाता है और एक पंच खा लेता है। मार खाने के बावजूद यू कसम खाता है कि वो हार नहीं मानेगा क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी है कि निको उसके साथ रहे। हाँ, और उसकी बहनें भी। यू निको को मजबूर करता है कि वो अपने जज्बात मान ले। निको कन्फेस करती है कि उसे यू का सेंड ऑफ पसंद है और वो अपनी बहनों के लिए भी रुकना चाहती है। उसकी बहनें जो चुपके से सुन रही होती हैं अचानक बाहर आ जाती हैं और यू की ट्रेनिंग में मदद करने का वादा करती हैं। दूसरी तरफ तात्सुमी यू का चैलेंज लेटर खोलता है जिसमें यू ने शर्त रखी होती है कि तात्सुमी अपने डोमिनेंट हाथ पैर का यूज नहीं करेगा। पहले ही एक्सेप्ट कर चुका होने की वजह से तात्सुमी के पास अब मना करने का कोई ऑप्शन नहीं होता।